Morning once again. Welcome to online class session of class 9th. So we were continuing the chapter 1 of economics, the story of village Palampur. In the previous part we have discussed about the overview of the village Palampur, as well as we have discussed about the four elements that are part of organization of production, that is land, labor, physical capital and human capital. Now moving on, as we have discussed already in the previous part that farming is the main production activity of village Palampur, we will continue from this topic. The first topic that we will study today is farming in Palampur is the major topic. Actually it has subtopic, that is land is fixed. Land is fixed means whatever the land, the area or the village or any city has, it is fixed. Some of the land is wasteland, some is as used as forest. तो अलग अलग जो यूजेज हैं फॉरेस्ट के या एग्रीकल्चरल लैंड में या वेस्ट लैंड में, बैरन लैंड, तो ये क्या करता है कि जो हमारा एग्रीकल्चरल पार्ट है वो एक फिक्स अमाउंट का ही होता है. अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि चूंकि ये सारे, अब अगर पालमपुर का अगर हम डिस्कस करें, 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर इज डिपेंडेड ऑन फार्मिंग. मीन्स 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेड ऑन फार्मिंग, उसी पे आश्रित हैं. एक और बड़ी चीज कि चाहे वो फार्म लेबर्स हैं या लैंड ओनर्स हैं, बोथ आई एम मतलब दिस डेटा इज इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम. दिस 75% इज इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम. आइदर दे आर फार्म लेबर्स और लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स, एवरीबडी. दिस 75% रेशियो दे ऑल कम इन दैट सेगमेंट. तो दे आर डिपेंडेड चूंकि ऑन फार्मिंग एंड देयर वेलबींग इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन फार्म्स. मीन्स उनकी जो वेलबींग है, उनका जो आप कह लो ग्रोथ है, वो किस तरह से प्रोडक्शन होती है. जब 75% लोग अगर डिपेंडेड है फार्मिंग पे, तो जिस तरह से प्रोडक्शन होगी उनके फार्म्स पे, वैसे उनकी इकोनॉमिक वेलबींग होगी. तो अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि नो एडिशनल लैंड हैज बीन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन. जो वेस्ट लैंड था थोड़ा बहुत उसको लाया. उसके बाद से अगर आप विलेज पालमपुर का डेटा लो या जो डेटा को कंपेयर करके इंडिया के कंपैरिजन में दिखाया गया है, इंडिया के कंपैरिजन में क्या देखा हमने कि कल्टीवेटेड एरिया जो था जिसमें ये फार्मिंग करते थे, दैट हैज ओनली इंक्रीज फ्रॉम 120 मिलियन हेक्टेयर्स 1950 में था, और 2010-11 का डेटा देखिए तो ये हो जा रहा है 140 मिलियन. दिस इज द जस्ट ग्रोथ ऑफ व्हाट कल्टीवेटेड एरिया हैज ग्रोन. ये एक मेजर प्रॉब्लम है. मेजर प्रॉब्लम कब है? इंडिया जैसी कंट्री के लिए इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन. बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश में है. एंड इफ द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली, वी नीड ऑल्टरनेटिव टू एक्चुअली टू सप्लाई द फूड ग्रेन्स टू देम. ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड प्रोडक्शन भी होगी. अगर ग्रो करेगी पॉपुलेशन तो सीधे सीधे उसके प्रोपोर्शन में फूड डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स भी ग्रो करेंगी. लेकिन जो लैंड था वो तो फिक्स था, वो जिस अमाउंट में है वहीं रह गया. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है लैंड फिक्स होना. अब लैंड फिक्स्ड है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास अब कुछ ना कुछ उसका उपाय सोचना पड़ेगा. सम सोल्यूशन हैज टू बी टेकन आउट. द सोल्यूशन वाज, दैट इज इन द नेक्स्ट टॉपिक, वेज टू ग्रो मोर फ्रॉम सेम पीस ऑफ लैंड. मीन्स अब हमारे पास जो लैंड उपलब्ध है, whatever land we are having, हमें कुछ तरीके ऐसे खोजने होंगे जिससे हम उसी सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा ग्रो कर सके, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और फूड डिमांड्स बढ़ते चली जा रही है. इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल, एज यू ऑल नो, मल्टीपल मीन्स मोर देन वन. तो मतलब इस तरह की प्रैक्टिस लाना फार्मिंग में कि हम एक से अधिक क्रॉप्स को ग्रो करें, फूड ग्रेन्स को ग्रो करें सेम पीस ऑफ लैंड में. तो क्या होगा, एक रोटेशन बनी रहेगी, अलग अलग फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते रहेंगे, हमारी अपनी एज वेल एज जो इकोनॉमी के लिए ज़रूरत है वो ग्रोथ दिखाई देती रहेगी. अब अगर पालमपुर के कंसर्न में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो पालमपुर में तो खैर ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. Whatever the agricultural land is there in Palampur, all the land is cultivated. No land is left idle. No land is left idle means कि कोई जमीन ऐसी एग्रीकल्चरल नहीं है जिसको खाली छोड़ा गया है. ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है. जैसा आपको शुरू में ही बताया था मैंने कि डेवलप्ड विलेज है, एक आइडल विलेज है पालमपुर. तो ऑब्वियसली इन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रखा है, यूज कर रहे हैं. कैसे पूरे कल्टीवेटेड लैंड को फार्मिंग में बदल दे रहे हैं,
ये अभी इसका रीजन नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। अब क्या मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या प्रोसेस अपना रहे हैं, ये क्या पैटर्न अपना रहे हैं, उसको देख लिया जाए। ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो खरीफ सीजन है, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने कैटल्स को फीड करने के लिए, वो एक ज़रूरत है। देन खरीफ कल्टीवेशन इज फॉलोड बाय पोटैटो कल्टीवेशन इन अक्टूबर टू दिसंबर। उसके बाद से जैसे ही ये खत्म हुआ खरीफ, और आगे चल के उन्होंने अक्टूबर से दिसंबर तक में पोटैटो कल्टीवेशन कर ली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। देन अगेन इन विंटर्स, जिसको रबी सीजन हम कहते हैं, उस विंटर्स में जाते जाते ये वीट सो कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड बाय फॉलोइंग दिस मल्टीपल क्रॉपिंग दे आर एबल टू ग्रो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो इसने क्या किया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। अगर कोई ऐसी क्रॉप होती जैसे शुगर केन था कि वंस इन अ ईयर इट इज सोन, तो वो पूरा साल एक क्रॉप जाके तैयार होती और उससे हमारी इनकम लेवल भी एक नॉमिनल लेवल पे होती। और ईश्वर ना करे कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी, डिजास्टर या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, फसलों को नुकसान हो जाता है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, तो वहाँ पे वो दिक्कत हो जाती फार्मर्स के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वेज फ्रॉम मोर वेज एक्चुअली टू ग्रो सेम पीस ऑफ लैंड। सो नाउ रीजंस बिहाइंड सक्सेसफुल मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग यूज कर रहे हैं, तो रीजंस क्या है, कैसे वो मल्टीपल क्रॉपिंग अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी है। सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, कि पालमपुर इज क्वाइट डेवलप्ड विलेज विथ ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज देयर। सी इट हैज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। उन्होंने कैनाल्स बना रखी है, इरिगेशन के सिस्टम को प्रॉपर रखा है, क्योंकि फॉर डेवलपिंग और डेवलपमेंट ऑफ दिस क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स वी नीड प्रॉपर इरिगेशन और प्लेंटी ऑफ वाटर, so that is being developed. The second important point is availability of electricity. It is the main reason. Actually main reason क्यों इसको कह रहा हूं मैं, क्योंकि if they are having electricity then only it is possible for them to actually install tube wells and irrigate through that tube wells the lands that are available there. तो ऑब्वियसली इनके पास ट्यूबवेल्स भी हैं, जैसा मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, फ्यू ट्यूबवेल्स आर इंस्टॉल्ड, कुछ पब्लिक वेल्स भी हैं, ट्यूबवेल्स है, इरिगेशन कैनाल्स बनी हुई हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी होने से इनको फायदा ये होता है कि आराम से ट्यूबवेल्स इंस्टॉल्ड है, वो चल जाते हैं और हमारे जो लैंड्स हैं वहाँ के पालमपुर के, वो इरिगेट हो जाते हैं। सो दिस इज वाई दे आर एबल टू ग्रो मोर पीस ऑफ मीन्स अमाउंट ऑफ लैंड। देन सेकेंड थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है स्टार्ट हुए लेट 1960s से, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये स्पेशली वीट और राइस की अपलिफ्टमेंट के लिए था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके फूड ग्रेन्स में। कई बार हमें उस दौरान अनाज मंगाना पड़ता था, दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, कई बार किसी डिजास्टर या कैलेमिटी में फूड एड प्रोग्राम्स लेने पड़ते थे। तो ऐसे केस में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये आती थी कि फिर ये एक इंडिया प्राइमरली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ एग्रीकल्चरल कंट्री वी आर परचेजिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी अदर कंट्री और हैविंग अ फूड एड फ्रॉम एनी अदर कंट्री। सो फॉर दिस, इंस्पायर्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में स्पेशली वीट और राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया, जिसमें यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स थे, जिससे कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा देते थे ऑन अ सिंगल प्लांट। जो प्रोडक्शन था वो बढ़ जाता था सिंगल प्लांट पे। इस तरह के सीड्स डेवलप किए गए, साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिनको हम HYV सीड्स के नाम से जानते हैं। देन मॉडर्न फार्मिंग सिर्फ HYV सीड्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट सो दैट इट इज ओनली वन थिंग, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट आर पार्ट ऑफ मॉडर्न मशीनरीज को यूज करना अपने एग्रीकल्चर में। आज आप देखिए बहुत सी मशीनरीज यूज होती हैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में नहीं होती थी। देन वी हैव इरिगेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर। ये जो HYV सीड्स हैं दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, मीन्स इरिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। देन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये कंबाइंड जो एफर्ट था, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ प्रॉपर इरिगेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का मिला के जो यूजेज था, इसको टर्म दिया गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इसको नाम दिया गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड का। और इसके थ्रू बम्पर इंक्रीज हुई हमारे प्रोडक्शन में
और आपको बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा एंड वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स इन डेवलपमेंट ऑल्सो। जो अनाज हम बाहर से खरीदते थे, स्थिति ये हुई कि वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, हम आत्मनिर्भर बने और यहां तक कि हम दूसरे देशों को बेचने लगे या भेजने भी लगे। देन इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो फार्मर्स थे इन स्टेट्स के, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के, दे वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट दिस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। शुरुआत इन्होंने की, एक सक्सेसफुल वे दिखाया कंट्री को और उसका नतीजा था कि आज हम फूड सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। मेंटेनेंस ऑफ लैंड, तो अब क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा? अब लैंड सस्टेन की बात हम लोग क्यों करने लगे? एक्चुअली बात इसलिए करने लगे क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रोडक्शन को राइज कराना चाह रहे हैं। एक और एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सामने ये है कि कैसे प्रोडक्शन को अधिक से अधिक बढ़ा लिया जाए। और उस प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से हम लोगों ने किया क्या कि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना शुरू कर दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होने लगी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरह की चीज़ें यूज होने लगी। तो ये जो ओवर यूज़ था लैंड का, पहली चीज़ तो लैंड का ओवर यूज़, क्योंकि अब हम कंटिन्यूअस कल्टीवेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस किसी चीज़ का आवश्यकता से अधिक दोहन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब किसी चीज़ का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है तो उसका लेवल डिग्रेड करता है। आपके घर में फ़ैन है, 4 घंटे 6 घंटे आप चलाते हो, ठीक है, लगातार उसको चलाए हुए छोड़ दो 3 दिन तक, देखिए फ़ैन जल जाएगा। तो कोई भी चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट जब क्रॉस करने लगती है तो उस चीज़ की कैपेसिटी जो है वो डिग्रेड होने लगती है, डाउन होने लगती है। ऐसा ही कुछ अब होने लगा। और एक ये आप सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि विल द लैंड सस्टेन, क्या जो लैंड है, जो सॉइल है, क्या इस स्थिति में अपने आप को बचा पाएगा? अच्छा, ओवर यूज तो था ही, साथ ही जो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उन्होंने फर्टिलिटी को रिड्यूस कर दिया। जो सॉइल की फर्टिलिटी थी कंटिन्यूअस यूज के वजह से, और एज वेल एज ये जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे, इसके वजह से फर्टिलिटी अपने आप डिग्रेड होना शुरू हो गई, जो अभी मैं आपको बता रहा था। देन ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अब आपने मॉडर्न फार्मिंग में आपको मैंने बताया था बार बार कि इरिगेशन इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। जो HYV सीड्स हैं दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर है, ट्यूबवेल्स निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर लेवल डिग्रेड होता चला जा रहा है। आज पूरी दुनिया के सामने एक ये बहुत बड़ी समस्या है। इट इज नॉट ओनली ऑफ पालमपुर, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, नाउ दिस प्रॉब्लम इज ग्रोइंग डे बाय डे ऑफ होल वर्ल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू फेस वाटर स्कैर्सिटी ऑल्सो। वाटर लेवल जो है हमारा, ग्राउंड वाटर लेवल डिग्रेड हो रहा है, और वो सिर्फ हो रहा है कंटिन्यूअस और ओवर यूज के वजह से। दूसरा, डिग्रेडेशन इन सॉयल हेल्थ। सॉयल हेल्थ तो डिग्रेड होनी ही होनी, उसके साथ जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी डिग्रेड होती हैं या पल्यूट होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं दे पल्यूट ग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर्स, इन सबको वो कहीं ना कहीं से पल्यूट करते हैं। देन कंटिन्यूअस यूज, जैसा भी यहाँ ऊपर भी बताया था, कंटिन्यूअस यूज हैज डिग्रेडेड सॉयल हेल्थ। सॉयल की हेल्थ डाउन होते गई है, बहुत से जगहों पे सॉयल इरोजन देखने को मिल रहा है, लैंड इज बिकमिंग सैंडी इन नेचर, जो फर्टाइल सॉइल्स हुआ करती थी। तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है हर तरह से। एक और इसका पार्ट है दैट इज राइजिंग कॉस्ट। अच्छा, राइजिंग कॉस्ट का मतलब कि हमारी जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो बढ़ते चली जा रही है। जो अमाउंट हमारा इनपुट में लगता था वो अमाउंट भी बढ़ गया। वो कैसे बढ़ गया? ड्यू टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स। चूंकि आपको अभी मॉडर्न फार्मिंग अगर आप दोबारा ना क्लियर हो तो देख लीजिएगा कि बहुत सी इनपुट्स रिक्वायर्ड है मॉडर्न फार्मिंग में, चाहे वो मॉडर्न मशीनरी है, चाहे वो HYV सीड्स हैं जो महंगे हैं, चाहे प्रोडक्शन अधिक कर देते हैं, या इरिगेशन में ट्यूबवेल या जो भी और प्लेंटी ऑफ वाटर नीडेड है, या केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदना है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है। ये परचेज करने में हमारी कॉस्टिंग, जो हमारा इनपुट था या जो हमारी लागत थी, जो हम कैपिटल की बात करते थे, पूंजी, वो अधिक लग रही है। जब अधिक लगेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी लागत बढ़ गई, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर गया। तो दिस इज व्हाई द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग। डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें यह भी देखना होगा कि व्हाट द एरिया इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। एक बार हमने शुरुआत में पढ़ा था कि 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन्स द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। पहले टॉपिक में है, मैंने जब ओवरव्यू दिया था विलेज का तो वहाँ डिस्क्राइब किया था, आउट ऑफ 450 80 फैमिलीज जनरली जो ऐसी थी कि जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। लेट अस सी व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज ऑफ द लैंड अवेलेबल इन पालमपुर।
आउट ऑफ 450 फैमिलीज 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। मतलब 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास लैंड है ही नहीं। ये फार्म लेबर्स के तौर पे या अदर एक्टिविटीज में लेबर के तौर पे काम करते हैं, तो दे आर लैंडलेस, दे आर नॉट हैविंग एनी लैंड। देन 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स लेस देन 2 हेक्टेयर्स। फिर ये स्मॉल फार्मर्स हो गए। अब एक कैटेगरी हो गई, एक तो लैंडलेस की हो गई, दूसरी स्मॉल फार्मर्स, इनको आप कह सकते हो। ये कैटेगरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे के 3 टॉपिक, फार्म लेबर्स, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग और सरप्लस प्रोडक्शन, 3 टॉपिक है इससे रिलेटेड, वो मैं बताऊंगा। तो वहां पर ये कैटेगराइजेशन काम आएगा कि कौन किस क्राइटेरिया में सेट हो रहा है पालमपुर में। तो 150 तो लैंडलेस हो गए और 240 जो थे उसके बाद से वो ऐसे फार्मर्स हैं दैट आर वेरी स्मॉल फार्मर्स, 2 हेक्टेयर से कम के लैंड पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। कई बार ये प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ उनके अपने सेल्फ कंजम्पशन या बहुत नॉमिनल सेल आउट भर के लिए बचती है, कि वो अपना भरण पोषण कर पाते हैं अपने परिवार का, और उसके अलावा बहुत नॉमिनल कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो जिसको बेच के कुछ अमाउंट पा जाएं, वो भी बहुत कम। तो एक कैटेगरी ये हो गई। जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज अप्रॉक्स, जो 60 फैमिलीज आ रही है, उसमें मीडियम और लार्ज फार्मर्स दोनों हैं। ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स वो हैं जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड जिनके पास अवेलेबल है, दे आर हैविंग मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। कुछ तो ऐसे भी हैं इसमें, चूंकि ये 2 हेक्टेयर से ऊपर, कुछ ऐसे हैं जिनके अकेले के पास 10 हेक्टेयर्स या उससे अधिक के लैंड है, जो है दे आर हैविंग 10 हेक्टेयर्स और मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ लैंड इन पालमपुर। फार्म लेबर्स, नाउ द लेबर्स, द फार्म लेबर्स हु आर वर्किंग ऑन दैट लैंड, इनकी कंडीशन, इनकी डिस्क्रिप्शन जानना जरूरी है। उसके बाद से फिर 2 जो टॉपिक हैं, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि लागत कहाँ से आती है फार्मिंग में अलग अलग फार्मर्स के पास, स्मॉल फार्मर के पास कहाँ से आती है, मीडियम और लार्ज फार्मर के पास कहाँ से आती है, सरप्लस प्रोडक्शन, सेल उसकी स्मॉल फार्मर कैसे करता है, बड़ा फार्मर कैसे करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल फार्म लेबर्स की अगर हम बात करें तो फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। फार्म लेबर्स कौन होंगे? या तो जिनके पास लैंड है ही नहीं, वो जाके फार्म लेबर पे काम करेंगे, दूसरे के लैंड पे काम करेंगे, या इसमें दो तरह के लोग हैं। नॉट ओनली लैंडलेस आर देयर, लैंडलेस तो करेंगे ही करेंगे फार्म लेबर्स के तौर पे। सम फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, मींस जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो अपनी खेती अपने परिवार के साथ करते हैं, वो भी कई बार अपना, चूंकि उनका प्लॉट ऑफ लैंड स्मॉल साइज का होता है, तो उनका काम पूरा हो जाने के बाद वो भी एडिशनल इनकम के लिए, कुछ अतिरिक्त आय हो जाए इसके लिए, वो दूसरे के खेतों पे भी जाके काम करते हैं एज अ फार्म लेबर। तो ये लोग तो हो गए फार्म लेबर। अब इनका जो कैश में ये पेड होते हैं, कैश मिलता है, कई बार ऑब्जेक्ट, कैश और काइंड जिसको कहा जाता है, तो दे आर पेड इन कैश ऑल्सो समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स लाइक क्रॉप्स, या कई बार मील्स खाना पीना भी दिया जाता है। इस आधार पे भी कई बार जहां बहुत गरीबी है लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं, जहां कुछ और उपलब्ध नहीं है उनके सामने। सो दिस इज व्हाट दे गेट, कैश और ऑब्जेक्ट्स लाइक क्रॉप्स और मील्स। देन अगर इनके एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो जो ड्यूरेशन है वो कोई एक सेट पैटर्न पे नहीं होती है जैसे एक सैलराइड पर्सन की होती है। या तो ये जो ड्यूरेशन है वो कई बार डेली बेसिस पे होता है कि जब हमें ज़रूरत है तो उनको काम पे लगा लिया, उस दिन का डेली का हिसाब कर दिया, दिहाड़ी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और उस आधार पे उनकी पेमेंट करके उनको वापस भेज दिया। समटाइम्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन दे आर एम्प्लॉयड, कि फार्मिंग का सीजन चल रहा है, हार्वेस्टिंग, सोइंग, इस तरह का पर्टिकुलर सीजन उनसे काम कराना, तो जितने दिनों तक वो काम है, 10 दिन 15 दिन, उतने दिनों के लिए वो रखे जाते हैं, एंड देन आफ्टर दे आर रिलीज्ड। तो इनकी जो ड्यूरेशन है वो सेट पैटर्न पे नहीं है, ना परमानेंट है, आइदर दे आर डेली वेजेस और फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। देन वेजेस इज क्वाइट लो, और इनकी जो डेली वेजेस है गांव में वो बहुत कम है ड्यू टू कंपटीशन, हैवी कंपटीशन। अब वहां पे कंपटीशन बहुत है, चूंकि वो कंपटीशन क्यों है? क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। विलेजेस में आप जान रहे हैं कि मेनली मैक्सिमम विलेजेस में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर द ओनली पार्ट ऑफ इनकम, देयर आर वेरी फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं, जिसको पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में, 3rd वीडियो में, कि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। तो इसलिए इसका दुष्प्रभाव, इसका डीमेरिट क्या पड़ता है कि इस हैवी कंपटीशन की वजह से उनको बहुत ही लो वेजेस मिलती है, बहुत ही लो वेजेस मिलता है, और उनके पास उसी में काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, दे वर्क ऑन लो वेजेस।
जिसका एक और कंसीक्वेंस अब आज के डेट में सामने आने लगा है कि ये जो लेबर्स हैं, आप देखते हैं दिल्ली, बंबई, मद्रास, जहाँ पे भी पंजाब भागते हैं काम करने के लिए, सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर वेजेस, ये माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं दूसरे स्टेट्स या दूसरे जगहों पे जहाँ काम उपलब्ध है, जहाँ फार्मिंग के अलावा भी उनको काम मिल सकता है। दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू दीज सिटीज। सो दिस इज द ओवरऑल कंडीशन ऑफ फार्म लेबर्स कि या तो ये लैंडलेस फैमिलीज के होते हैं या स्मॉल फार्मर्स के फैमिलीज के होते हैं, या इनका कैश और काइंड में जो मिलता है दैट इज वेरी लो, वेजेस बहुत कम है, डेली बेसिस पे या पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए रखे जाते हैं, कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, तो इनकम अनसर्टेन है। इस बात को कहने का मतलब ये है कि इनकम अनसर्टेन है, डेली बेसिस या पर्टिकुलर सीजन का कहने का मतलब सर्टेन इनकम नहीं है। और साथ ही साथ हैवी कंपटीशन की वजह से या कोई विकल्प नहीं है कि गांव में आप और क्या करेंगे, तो इसलिए जो कम वेजेस है उस पर भी काम करने को ये तैयार हो जाते हैं। और जिसका नतीजा धीरे धीरे आज सामने आ रहा है कि गांव से बहुत से लोग रोज आप देखिए ट्रेन भरी हुई जाती हैं, बड़े बड़े शहरों की तरफ ये माइग्रेट करते हैं कि इनकी इनकम बढ़ जाए। तो दिस वाज द टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ टुडेज पार्ट ऑफ द वीडियो। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, एज आई हैव टोल्ड यू कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर सम अप करूंगा मैं, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, स्मॉल फार्मर की और लार्ज फार्मर की, कैसे वो कैपिटल इंतजाम करता है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, जो उसके पास उपज हुई उसको कैसे वो बाहर बेचता है, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।